साथियों नमस्कार। काफी लंबे समय बाद आप सभी से जुड़ने का मौका मिला है। YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पीछे थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास है भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सारे आर्टिकल से विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न सरकारों पर अनुच्छेद 52 से लेकर 51 जब आप भाग 5 पढ़ोगे, कौन सा भाग 5, भाग कौन सा आ गया सर? भाग आ गया 5। संघ सरकार है और संघ सरकार में हम पूरा कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, संसद आएगा, महान्यायवादी आएगा, कैग आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आने वाला है। बिल्कुल इन सारे पर विस्तार से चर्चा रहेगी। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न कैसे बनेंगे। अनुच्छेद 52 इंपॉर्टेंट लगा लेना है, पूछा जा सकता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सर, दो नहीं होंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये वर्णन करता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी सर? कार्यपालिका सहित होंगी, निहित होंगी राष्ट्रपति में। अर्थात कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में है। या पूछा जा सकता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आपका आंसर होगा सर राष्ट्रपति होता है। आप पढ़ते हो अनुच्छेद 53(2). कौन सा पढ़ते हो? अनुच्छेद 53(2), क्योंकि खूब पूछा जा चुका है कि भारतीय जो तीनों सेना है ना, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, ऑल आर्म फोर्स कौन होगा सर? प्रेसिडेंट ही होगा। और ये बताता है सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(2). दो आर्टिकल क्लियर हुआ राष्ट्रपति के। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है, और 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी या कार्यपालिका का प्रधान होगा। 53 54 में अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचक मंडल। 54 सॉरी, अब ये थोड़ी ऐसी है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो निर्वाचक मंडल का कहने का तात्पर्य है कि भारतीय राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा ना, तो उस निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? तो बिल्कुल देखो, मनोनीत जो सदस्य है ना, मनोनीत कोई भी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमएलसी हो सकता है, या है ना एमपी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और निर्वाचित सदस्य कहां के लेंगे भाई? संघ के लेंगे, राज्यों के लेंगे। बिल्कुल देखो, एमपी होंगे, निर्वाचित एमएलए होंगे, और दो है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी। पांडिचेरी, इन दो केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये निर्वाचक मंडल है 54। 55 की अगर मैं बात करूं तो 55 में आती है सर निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या है सर? अनुच्छेद 55 करता है निर्वाचन प्रक्रिया की बात, और निर्वाचन प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। देखो, ये जो क्लास है ना, मेरा प्रयास है, एक रिवीजन है। हालांकि डिटेल्स वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, डिटेल में है। राष्ट्रपति को मैंने विस्तार से समझा रखा है ना। लेकिन मेरा प्रयास है कि एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है ना, एक बार उनको एक क्लास में जल्दी में रिवाइज करा दूं। क्लियर है? 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा, 54 में निर्वाचक मंडल है, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। निर्वाचन की प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगर मैं 56 की बात करूं तो 56 में है कार्यकाल। क्या है भाई? 56 में है कार्यकाल, और 56 में होता है पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष भाई? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर मैं 57 की बात करें, 57 में है पुनः निर्वाचन। क्या है सर? 57 में है पुनः निर्वाचन, अर्थात एक भारत का कोई राष्ट्रपति है, वो अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है, इस पर क्या है भाई? संविधान मौन है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात में करूं तो अमेरिका में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार, कितने बार?
अधिकतम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, इस पर भारतीय संविधान मौन है पुनर्निर्वाचन में। क्लियर। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 58 में है सर राष्ट्रपति पद की योग्यता। क्या है योग्यता? योग्यता में 35 वर्ष आयु और भारत का नागरिक। 2 योग्यताएं आपको रट लेनी है। कुछ आपको गाइड बताती हैं कि वो संसद का सदस्य होने की योग्यता रखता है, भैया रखता है, दिवालिया पागल घोषित नहीं हो, है ना, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये योग्यताएं नहीं है, केवल भारत के राष्ट्रपति की 2 योग्यताएं हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है। 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक, अर्थात अगर भारत का नागरिक नहीं है, क्लियर है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद की शर्तें। क्लियर है। राष्ट्रपति पद की जो सेवा शर्तें हैं उनका वर्णन करता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का वर्णन करता है। जब आप भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ोगे ना तो अनुसूची 3 में है शपथ। क्या है भाई? अनुसूची 3 जो है वो शपथ से रिलेटेड है। क्लियर। अब शपथ जब भी आएगी तो सभी पदाधिकारियों की शपथ अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी जो शपथ है वो अलग से अनुच्छेदों में वर्णित हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करता है अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की बात करता है अनुच्छेद 69 और राज्यपाल के शपथ की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159। ये 3 जो पद हैं, इन 3 पदाधिकारियों की शपथ का अलग से वर्णन है। बाकी अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में। 60 में क्या भाई? राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया है महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण कर ली सर? हमने ग्रहण कर ली अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन डिटेल्स में आप पढ़ोगे जब मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो बनाई है वो। बाकी मैं बता दूं 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटता है, अदरवाइज हटता नहीं है। और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। क्लियर। चले भाई नेक्स्ट, अनुच्छेद 63 इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और ये कौन होगा भाई? ये होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। क्लियर है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, और ये उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 69 की बात करें तो अनुच्छेद 69 मैंने आपको अभी क्लियर किया था। उपराष्ट्रपति पद की शपथ का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 72, इंपोर्टेंट लगा लेना है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। काफी एग्जामों में काफी बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में है सर महान्यायवादी। महान्यायवादी का वर्णन किया गया है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है महान्यायवादी से कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। काफी बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का वर्णन किसमें है सर? अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में अगर प्रथम महान्यायवादी की आपसे पूछी जाए, कौन भाई प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी थे। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कौन महान्यायवादी है, तो वर्तमान में है सर R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी वर्तमान में भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 76 में वर्णन मिलता है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल, है ना। MC शीतलवाड़ से पहले के वेणुगोपाल हुआ करते थे। चले सर अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। और संसद किससे मिलकर बनेगी, तो संसद बनेगी सर इसमें राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होगा और संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 जब आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 80 में है सर राज्यसभा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है सर?
एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। आपको पता है राज्यसभा के सदस्य का, है ना। वैसे ये स्थायी सदन है क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 83 जब आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 83 में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। क्या करेगा सर? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त शक्ति अनुच्छेद 83 में राष्ट्रपति को प्रदत्त है और 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत करेगा। बात करें सर नेक्स्ट आर्टिकल की, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में वर्णन है सर लोकसभा का, और लोकसभा निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। ये भारतीय संविधान का है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 108 इंपोर्टेंट लगा लेना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। काफी बार इससे प्रश्न पूछा गया है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है? एक अच्छा प्रश्न यहां से बनता है कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो आपका आंसर होगा सर संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेगा राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर होगा कि अध्यक्षता करता है सर लोकसभा का स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा और संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा, आहूत किया जाएगा किस पर भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस पर बुलाया जा सकता है बताओ? कोई वित्त विधेयक पर या संविधान संशोधन विधेयक पर बुलाया जा सकता है क्या? संविधान संशोधन पर या कोई वित्त विधेयक पर? आपका आंसर होगा नहीं सर, केवल और केवल सामान्य विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है। और अब तक कितनी बार बुलाया गया है? आपका आंसर होगा सर 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब? 1961 में दहेज को लेकर एक दहेज अधिनियम था। 1978 में आपको पता है एक बैंकिंग अधिनियम था, और एक था पोटा था 2002। कौन सा था? ये बैंकिंग अधिनियम पोस्ट ऑफिस वाला है ना 1978, और 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 3 बार अब तक भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन का वर्णन कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 108 में है। कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। अध्यक्षता कौन करेगा सर? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है? तो आपका आंसर होगा सर 3 बार, 1961, 1978 और 2002 में 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। नेक्स्ट सर चले अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 कहता है सर वित्त विधेयक, धन विधेयक, है ना। एक मिनट, धन विधेयक 110 में क्या है भाई? 110 में सर धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा है 110 में। अब चले सर अनुच्छेद 112 पर। अनुच्छेद 112 में आता है सर वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण हम सामान्यतः एक शब्द प्रयोग करते हैं सर, बजट। क्या प्रयोग करते हैं सर? बजट। लेकिन बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णन मिलता है बजट नहीं अपितु वार्षिक वित्तीय विवरण। एक सरकार का सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के दौरान आय व्यय का जो लेखा है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है सर अनुच्छेद 123, इंपॉर्टेंट है सर। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? आपका आंसर होगा सर अनुच्छेद 123। जब भी संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है और तुरंत प्रभाव से किसी प्रकार की कानून की आवश्यकता हो तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से अध्यादेश जारी कर सकता है। जब भी सदन आहूत होगा, जब भी संसद का सदन कोई आएगा अस्तित्व में तो तुरंत प्रभाव से फिर उस पर बहस करनी पड़ेगी और उसकी अधिकतम अवधि वगैरह क्या है वो सारी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123 में है सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर वर्णन है। इसमें सर अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है सर अनुच्छेद 129, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अनुच्छेद 129 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाएंगे वो एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनको एक अभिलेख के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा
आगे चल के तो ये सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट है सर अनुच्छेद 143। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर जब उसको आवश्यकता पड़े तो परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श दे सकता है, नहीं दे सकता है। और राष्ट्रपति भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया तो उसको माने नहीं माने कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 143 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्यायालय है। अनुच्छेद 148, एक मिनट, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में है सर कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कैग, यह है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। अगर प्रथम कैग की मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में प्रथम कैग कौन थे तो वी नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव ये प्रथम नियंत्रक, बेनेगल नरसिंह राव ये प्रथम कैग थे। और वर्तमान में अगर आपसे कैग पूछ लेना कि वर्तमान में कैग के पद पर कौन है तो आपका आंसर होगा सर संजय मूर्ति, आर संजय मूर्ति, जिनको हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। ये अनुच्छेद 148। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर, नेक्स्ट क्लास भी रहेगी और 2 क्लासेज में ये क्लास कवर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। मिलता हूं कल इसी समय, बिल्कुल तैयार रहें। धन्यवाद।